काका कालेकर आयोग का गठन हुआ हमारे देश में, तो काका कालेकर बाबा साहब से मिले, तो काका कालेकर ने बाबा साहब से पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने पूरी जिंदगी इस शोषित वंचित समाज के लिए, इस समाज का उद्धार करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव, अपना पूरा समय, अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी माता, यहाँ तक कि अपना सुख चैन सब कुछ कुर्बान कर दिया है आपकी नजरों में इस समाज के लिए, इस शोषित वर्ग समाज के लिए, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या और होना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत कुछ कर दिया, आपके मन में अभी भी कुछ है, कुछ करने की, क्योंकि आप पूरी रात लिखते हो। अब जो आदमी लिख रहा है, जिसकी तबीयत खराब है, तो कुछ तो लिख रहा है, और उनकी लिखी हुई किताब पर आयोजन करते हैं। आज बाबा साहब नहीं हमारे बीच में, तो हम मानते हैं उनकी किताब हमारे बीच में है, तो बाबा साहब हमारे बीच में है। तो इस बात को लेकर बाबा साहब ने काका कालेकर से कहा कि मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के अंदर हम बड़े लोग पैदा करें। काका कालेकर ये बात समझ नहीं पाए, उन्होंने फिर पूछा कि बड़े लोगों से आपका क्या मतलब है? तो बाबा साहब ने कहा था, इस समाज के अंदर, बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज के अंदर 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 20 वकील और कुछ अधिकारी होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे समाज की तरफ कोई आंख उठाकर देखे। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और मैं आज भी मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, मैं आज भी मानता हूँ कि वो लगभग 95% आज भी बाबा साहब को पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। और जो मिशन चलाने वाले लोग हैं, उन्हें मैं देख रहा हूँ, कोई मजदूर है, कोई अपना काम छोड़ता है, कोई कारीगर है, वो भी अपना काम छोड़ता है, लेकिन मिशन चलाने का काम किसका था? जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरे पढ़े लिखे लोग समाज को धोखा दे रहे हैं, ये काम उनका था। वो नौकरी कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो समाज को देख रहे हैं, ना वो मिशन चला रहे हैं, बस वो अपना टीवी और टीवी में मस्त हैं। ये बाबा साहब ने आगरा के रामलीला मैदान में कहा था, और आगरा के रामलीला मैदान में जब कहा था, ये बाबा साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रांतिकारी स्पीच रही, क्योंकि उन्होंने बड़े मन से कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अम्बेडकर जनचेतना सरकार के हमारे चेयरमैन साहब और राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह कैन जी को, और बताना चाहूंगा कि हमारे संगठन ने जब 15 साल इस समाज को दिए, तो उसमें क्या कुछ किया। जब भी हमारे समाज पर कहीं भी अत्याचार हुआ, तो हमारा संगठन उस समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। चाहे वो घटना पतला गांव की घटना हो, जहां हमारे समाज के व्यक्ति को जान से मार दिया गया और उसकी डेड बॉडी मिलती है 8 दिन बाद, वहां एसपी डीएसपी सबको हिलाकर रखा हमारे समाज में वहां पर। चाहे वो मामला महमदपुर का हो, जहां रितेश हत्याकांड हुआ, जहां हमारे समाज के लोगों को गोली मारी गई, चाहे वो मामला रितेश हत्याकांड का हो, चाहे रूपक हत्याकांड का हो, जहां हमारे समाज के व्यक्ति को मारकर जो बोरिंग होता है, खेत का ट्यूबवेल होता है, उसके अंदर डालने का काम किया। हमारे संगठन ने हर जगह, चाहे वैलेंटाइन डे पर विजयनगर में एक लड़की की नाड़ काट कर हत्या कर दी गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मैं आपको बताऊंगा तो लगभग 8 घंटा और मैं भी ले सकता हूँ। मुझे मुझमान नहीं आता, लेकिन मैं जाता हूँ। लॉकडाउन में भी हमारे साहब ने, जहाँ लोग भूखे मरने की नौबत आ गई, उन लोगों के घर पर गए जिनके पास घर भी नहीं है। घर मैंने बोल दिया, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, जहाँ एमएम कॉलेज के पीछे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जहाँ लोग भूखे मरने की नौबत आई, और वो लोग उस खाने को खा रहे थे जिस होटल में प्लेट में बच जाता है और वो कूड़ेदान में जाता है, उस खाने को खा रहे थे। जब हमारे साथ को पता चली, तो वहां पर राशन की व्यवस्था हमारी टीम के माध्यम से हुई, हमारे राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ के माध्यम से हुई, डॉक्टर अम्बेडकर जनचेतना संस्थान के माध्यम से, और जो हमारे समाज में सक्षम लोग थे
उन लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और भी पैसा चाहिए पैसे देंगे, लेकिन इन लोगों को भूखा नहीं मरने देंगे। जबकि ये काम सरकार का था, लेकिन ये काम हमने इसलिए उठाया कि हम समाज सेवी है, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, और हमारे लोगों ने जो शोषण अत्याचार करा है हम उसको भी जानते हैं। इसलिए हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमें तलवार मार दो। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने साहब को, राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ के अध्यक्ष को, कि वो अपनी बातों रखेंगे। बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और इन सभी जो हमारे पूर्वज हैं, इनको आदर्श मानते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आप सभी को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी अच्छी बिल्डिंग आप लोगों ने यहाँ के जगहों में बनाई है, और विजय जी, हिंदू विजय जी और सुलेमान जी और साथियों ने जो ये मीटिंग का आयोजन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं कितना ही शॉर्ट में करूं, अगर बहुत शॉर्ट में करूंगा तो 15-20 मिनट तो फिर भी, नहीं तो 1 घंटा चाहिए, इससे कम बात बनती है। मेरा काम वैसे हिंदू विजय ने आसान कर दिया है, आप सब लोगों ने आसान कर दिया है। बहुत सारी बातें बाबा साहब के बारे में बताई जो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। देखिए ये सब जो हम हैं, ये तो सिर्फ है कि बाबा साहब की वजह से ही है। 2 घटनाएं जिनका जिक्र नहीं हुआ, उन घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि कितना बलिदान बाबा साहब ने किया है आपके लिए, मेरे लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। अपने बच्चों को भी मरते हुए अपनी आंखों से देखा और रो भी ना समझा। उनका बेटा एक गंगाधर उनके सामने मरे, बड़े ध्यान से सुना कि गंगाधर जेल में ऐसे नहीं, बाबा साहब के रमाबाई के, माता रमाबाई के लिए पैसे नहीं थे, परिवार में किसी के पास भी पैसे नहीं थे, तो उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? तो बड़ी अजीब स्थिति, आप देखकर आपका कलेजा फट जाना चाहिए, हमारा कलेजा फट जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो परेशानियां देखी हैं, हुआ क्या कि माता रमाबाई ने जब देखा कि ये गंगाधर मरा पड़ा है और इस पर कफन के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास, तो अपनी साड़ी का पल्लू गंगाधर पर डाला। कितनी बड़ी कुर्बानी होती। और हम डीजे की मस्ती पर डांस कर रहे हैं। बाबा साहब होते तो ये देखकर खुश तो होते कि हाँ मेरा समाज जो है खुशी मना रहा है, अच्छा पढ़ लिख गया है, अच्छे लोगों पा ली है और अच्छा खुश है। लेकिन साथ में दुखी भी होगी कि मेरे मिशन को इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ा। दूसरा उदाहरण, उनको लपेट कर पल्लू में गंगाधर को तब उनको करना था। दूसरा उदाहरण, लालवतन उनका बेटा 5-6 साल का, जिसको बाबा साहब इस देश का शासक बनाना चाहते थे, वो भी मरने की स्थिति में था। और बाबा साहब को जाना था गोल्ड के सम्मेलन में लंदन, और वो तरफ रहा है मरने की स्थिति में है लालवतन, जिसको बाबा साहब इस देश का शासक बनाना चाहते थे। तो उनका बड़ा भाई बोला बाबा साहब से, अरे भाई तुम लंदन जाओ, इसकी तो अंतिम क्रिया करते जाओ, इसको तो इलाज करो इसका। लोगों नहीं, और मेरा एक बेटा तड़प रहा है,
अगर मैं इसको बचाने में लग गया तो 7 करोड़ मेरे बच्चे पूरे देश में परेशान हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, अशिक्षित हैं, वो सब मर जाएंगे। इसलिए मैं एक बच्चे को बचाने के लिए 7 करोड़ बच्चों की मदद नहीं दे सकता। और वो छोड़कर चले गए, उनकी फ्लाइट जाने वाली थी, अपने बच्चे को मरता हुआ छोड़कर बाबा साहब चले गए लंदन। आप लोगों की लड़ाई करने के लिए, आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, आप लोगों के अधिकार वैसे ही मिल गए। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बलिदान। अब मैं सोच करता हूं थोड़ा सा कि आप लोगों को जो अधिकार बाबा साहब ने दिए थे, वो अधिकार तो धीरे धीरे जो है चलते जा रहे हैं साथियों। आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा, हमें भी पता नहीं चल रहा। हम तो जागरूक हैं, हमें तो खैर पता चल रहा है, लेकिन आम पब्लिक को पता नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। आप लोगों को अधिकार दिया, बहुत शॉर्ट में बात करूंगा जो बात बड़ी करने वाला। आप लोगों को अधिकार दिया शिक्षा का, शिक्षित बनने का, संपत्ति इकट्ठी करने का, अच्छे कपड़े पहनने का। लेकिन हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखिए कि शिक्षा सारी प्राइवेट कर दी गई है। कोई सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता सरकारी स्कूलों में। हमारे पास पैसे ही नहीं, हम अच्छे स्कूलों में कहां पढ़ाए? मेरा दोनों कैसे पढ़ा देंगे आप? IIT कैसे पढ़ा देंगे आप? आपके पास, मेरे बच्चों के पास, मेरे पास या हमारे भाई के पास, आप सबके पास इतने पैसे ही नहीं कि हम अच्छी शिक्षा दिला दें। तो शिक्षा लगभग आपसे छीन ली, ये समझ लीजिए। दूसरा, सबसे बड़ा ताकतवर अधिकार आपको दिया गया था रिजर्वेशन, प्रतिनिधित्व, नौकरियों में प्रतिनिधित्व, नौकरियों का आरक्षण और राजनीति में भी आरक्षण। आपको जो पढ़ने का अधिकार था, आप ऐसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता, तब आपको शिक्षा में भर्ती हुए, तब आपको लाभ मिला। जब बाबा साहब ने संविधान में जब बराबर आपको अधिकार दिया पढ़ने का भी, तो आप स्कूलों में लगे। लेकिन जब इन्होंने लगा के डीएम बनने लगे, एसडीएम बनने लगे, तो आपका अधिकार खत्म कर दिया। प्राइवेट कर दी सारी शिक्षा, सरकारी स्कूलों में क्या छत पकते हैं और बड़ी बिल्डिंगों में आप जा नहीं सकते, तो शिक्षा आपकी छीन नहीं समझ लीजिए। आने वाले 10-20 साल तक आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़। दूसरा, रिजर्वेशन की बात करवाता हूं मैं, प्रतिनिधित्व की बहुत खतरनाक बात। बाबा साहब ने जब लगा कि इनके पास ना तो कपड़े हैं, ना इनके पास घर है, ना इनके पास शिक्षा है, तो इस सब के लिए कहां से आए? तो उन्होंने संविधान में प्रावधान किया आपके लिए प्रतिनिधित्व का सरकारी नौकरियों में। लेकिन हमने नौकरियों को बंद, डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, एसएसपी बन गए, बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन गए। मैं भी क्लास 1 अधिकारी रिटायर हुआ हूं, मिनिस्ट्रियों को हूं मैं, ऐसे गृह मंत्रालय दिल्ली से असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं भी क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ हूं। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा पैदा था, एक बाबा साहब की टीस हमारे दिल में लगी हुई, और मेरे नहीं, इन सबके सब दिलों में लगी हुई, जो मेरे साथ मेरे हमारी ताकत है, जो हमारे संगठन के महासचिव हैं, डी जी हैं, मणिराम भेदाना जी हैं, और जो प्रशासन के साथी सिंह साहब जी हैं, और जगमोहन जी हैं, नरेंद्र भाई हैं, और वीरपाल जी हैं, ये सभी लोग हमारे संगठन की ताकत और निस्वार्थ सेवा में समाज के लगे हुए साथियों। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके अधिकार लगभग छीन लिए गए, और हम कहते हैं कि आप तो क्रांतिकारी अधिकारी तो हम हैं, लेकिन अपने अधिकारों को छीनते हुए देखना और चुपचाप रहना, तो ये क्रांतिकारी भाइयों का तो ये
नहीं है भाई नेचर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमें लगा कि हम रिटायर हो गए हैं, ये रिटायरमेंट से पहला संगठन है। मैं रिटायर हुआ हूं 2017 में और ये संगठन है 2009 से चल रहा है साथियों। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी रिंकू भाई जिक्र कर रहे थे कि रिटायरमेंट होने के बाद लोग जो है ये संगठन बनाते हैं और अपने स्वास्थ्य की सिद्धि के लिए ये सब करते हैं, अपना उल्लू स्वीकार करने के लिए दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। लेकिन हम ये विश्वास बनाते हैं, आपको आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आपकी भी क्या गारंटी है कि आप देखोगे नहीं। मैं खुला मंचों से कहता हूं कि जिस दिन आपको लगे कि जैसे गैंग दिख गया है, डर गया है, दिख गया है, उस दिन मुंह वाला करके भाई जहां भी मिले हम मुंह पकड़ना, मुंह वाला करना, शायद गाँव में घुमाना। और एक बात और बताता हूं, मैं ये मंचों से बात करता हूं कि जैसे गेम को खरीदने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अगर बिकना होता तो बहुत साल मिल रिटायरमेंट के बाद भी अगर लगाओ 7 साल तो निकल ही गए मेरे, तो कहीं ना बिकना होता मैं बिक जाता और मेरे पास बहुत सारे आए। लेकिन नहीं, अब तो ऑफर आने बंद हो गए, उन्हें बताते जैसे बिकने वाले बंद हो। तो करना क्या है, लोग आते हैं और कोई सभासदी नहीं, टिकट मिल गया। विरोधी पार्टी से भी बात करो, अपनी बात से लोग अपने इंडिपेंडेंट लोग, कोई बात नहीं। जो हमारे विरोधी हैं, कौन विरोधी जो हमारा नुकसान करते हैं, उनसे टिकट मिल गया तो चलो उसी पार्टी में काम से कम होना चाहिए। हमें अगर आज की तारीख में कोई बुला ले आओ तो सेंट्रल में जो है कोई मंत्री बनाते हैं, तो जैसे इनके लिए संभव नहीं है, जैसे इनके इन चीजों से समझौता नहीं करता, विचारधाराओं से समझौता नहीं करता। हम मर जाएंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन बिकना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें कि आने वाले समय में जब भी कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा और आप हम पर आंख नीच के तो नहीं, आप खोल के जरूर विश्वास कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब का दिया हुआ, बाबा साहब अकेले आदमी इतना बड़ा त्याग और इतनी बड़ी सुविधाएं हमें दे गए और हम करोड़ों हो गए। बाबा साहब के द्वारा किए गए अधिकारों को छिंदवा देख रहे हैं, हम अधिकार को बचा भी नहीं सकते। ये आने वाली पीढ़ियां साथियों, आने वाली पीढ़ियां हमको बख्शेंगे नहीं, हमें गालियां देंगे साथियों। अगर हम नहीं कहते, हम नहीं जागे तो ये साल व्यर्थ में जाने वाला है और आने वाली पीढ़ियां हमें गाली देने वाली नहीं, दिख नहीं दिया। हम बाबा साहब के नाम पर, ऐसे के नाम पर सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाते हैं, पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बनते हैं, विधान परिषद के मेंबर बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं। लेकिन जब नंबर आता है समाज को बचाने का तो चुप गुमसुम हो जाते। बाबा साहब ने कहा था कि लिख लो अपने दीवारों पर कि 21वीं सदी तुम्हारी होगी, दलितों की होगी, शोषितों की होगी, बहुजनों की होगी। है सदी तो हमारी है। पार्लियामेंट में 131 तो एमपी है और लगभग 60-70 ओबीसी के हैं, तो बहुजनों का पार्लियामेंट में फिर बहुजनों के खिलाफ संसद में बिल पारित क्यों गए? सरकारी नौकरियों को बढ़ाया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारे डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं
देखिए मैं डरता नहीं हूं। मैं अपने बैग में, मुझे बर्तियों की प्रॉब्लम है, मुझे अल्सर की प्रॉब्लम है, मुझे पेशानी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी मैं परमानेंट दवाई खाता हूं थोड़ा सा। वो दवाई का थैला मैं अपने थैले में लेकर चलता हूं। पता नहीं कब गिरफ्तार हो जाए, कोई बात नहीं है, हमें गिरफ्तार करके समाज के लिए मरना तो है, मरना तो तुम्हें जब भी है। ये जो व्यवस्था पैदा कर दी गई है, सरकारी नौकरियां प्राइवेट कर दी गई है, शिक्षा प्राइवेट कर दी गई है, तुम्हें मरना तो तब भी है। तो अगर मरना ही है तो फिर अपने समाज के लिए मरो भाई। तो मैं इसलिए अपनी दवाइयां साथ लेकर चलता हूं और मैं अपने आप को बड़ा धन मानूंगा कि अगर समाज के लिए मुझे जो है पर गोली लग जाए तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। बाबा साहब के शब्दों में जीवन उसी का सफल है जो अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करता है। अरे हम और आप और जानवर का अंतर क्या है? एक जानवर, पशु पक्षी पैदा होते हैं, जवान होते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन बच्चे फिर जवान होकर फिर उड़ जाते हैं, फिर ये परंपरा चलती है, फिर मर जाते हैं बाद में। तो वही तो हम कर रहे हैं। पैदा हुए, जवान हुए, नौकरी कर ली या मजदूरी कर ली और उसके बाद जो है बच्चे पैदा किए, उनकी शादी करके ब्याह कर दिए, अंत में मर गए। ये तो जानवर यही अंतर क्या हुआ? अगर हम वास्तव में बाबा साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमें कम से कम बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया? हाँ, बताता हूं। करीब 5-6 तो सम्मेलन हमने ऐसे किए जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया, जो प्रतिभाशाली बच्चे थे। 4-5 हजार 2,000 लोगों को कार्यक्रम हमने किए, तो उनको सम्मानित किया है। उनको शिक्षा में आगे बढ़ने में प्रेरित करने के लिए हमने सम्मानित किया है और पूरे क्षेत्र में माहौल बनाया है। आसपास के क्षेत्र में मुझे ध्यान है कि जैसे भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ गए थे और वो सम्मानित हुए थे। और दूसरा, अपने अधिकारों को बचाने के लिए हमने 2 सम्मेलन भी किए, बड़े सम्मेलन भी किए, छोटे मोटे में बहुत बड़े सम्मेलन किए। और एंड में 30 अक्टूबर 2023 को ये निजीकरण के खिलाफ जो सरकार प्राइवेट को दी जा रही है सरकारी नौकरियां, इसके विरोध में, शिक्षा को प्राइवेट की जा रही है, इसके विरोध में हमने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन तैयार किया था और 30 अक्टूबर 2023 को हमने सड़कों पर आंदोलन किया। बोले नहीं, हमारे साथी सारे गवाही में बैठे रहे हैं और वो हमारे बेजा से भी गए थे, मुझे याद था। तो हमने किया। उसके बाद हम वहां आंदोलन करते हुए ऐसे हमारी पावर सीट में थी, हमने वहां 2 दिन घंटे धरना दिया और फिर एसडीएम को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम। एसडीएम तो जितनी हमारी क्षमता थी हमने किया। हम अपना नाम गद्दारों में नहीं लिखवाना चाहते। एक कविता जरूर, कविता नहीं है, कहानी है, छोटी सी बोल याद आ गई। एक एसडीएम के साथी उन्होंने सुनाई थी हमारे कार्यक्रम में। ये एक कहानी जरूर 2-3 मिनट के सुनाऊंगा कि जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी जो है वो खाने लगे इधर उधर। एक चिड़िया नहीं भागी, तो चिड़िया पास में समुद्र था, तो चिड़िया जो है समुद्र में जाए, चोंच में पानी भरे और आग में डाल दे, ये काम करते रहे। और वो बाकी जानवर थे वो उसमें जो है हंस रहे, मजाक उड़ा रहे। अरे चिड़िया तो इसमें आपको बुला देगी, छोड़ अपनी जान बचा जाता।
उसने कहा मुझे पता कि आप मेरे से नहीं बोलने वाली, लेकिन कम से कम इतिहास में मेरा नाम गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा, उनमें लिखा जाएगा कि मैंने कम से कम आपको जाने के लिए प्रयत्न तो किया, कोशिश तो की और वो भी ईमानदारी से की। उसके बाद क्या होगा, सारे जानवर जो है सब में जोश हो गया। हाथी भी सुबह को पानी भर के पैक करके साथ जल्दी जिसकी क्षमता थी, सारे जंगल में सारे पशु पक्षी जितने थे सब पानी जो है लाला सुबह आप कुछ तो वैसे ही सब चीज जो सेना है जो बॉर्डर पर करती है वो सेना ही तो होती है, सारा समाज थोड़ी होता। कई बार लोग कहते हैं तो सारे समाज का काम है, अरे सारे समाज का काम नहीं है। सारे समाज का काम होता तो बाबा साहब अकेले क्यों बनते भाई? बाबा साहब ने अकेले ने हमारे अधिकार दिलवाए, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। तो हम जो है समाज के प्रहरी हैं, हम समाज को सुखी देखना चाहते हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें एक फौजी जो जिस तरीके से वो काम करता है वैसे काम हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ ही आज आया हूं। यहां पर बड़ी मेहनत की गई है, आप लोगों ने मीटिंग के लिए बड़ी मेहनत की है और बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना भी है। तो आप लोग बताइए ये जवाब भाई कोई बड़ा आंदोलन जो डिमांड है हमारी 2, 3, 4, 5 ये 11 डिमांड थी हमारी, तो लोगों ने बताइए बना। तो 11 का हमने जो प्रदर्शन किया था तो एक पर नेता कुछ करेंगे नहीं, मैंने सुन लो बोला कहता हूं किसी भी पार्टी में हो पार्लियामेंट में नहीं बोलते सुना आपने क्या 131 और 70 वर्ष है, कितना हो गए बहुमत हमारा है, फिर पास कैसे हो जाएंगे? उन्हें नहीं बोलना, वो पार्टियों के गुलाम हैं। पार्टी जैसे कहेगी वैसे करेंगे, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, एक पार्टी को भी नहीं छोड़ रहा हूं। नहीं तो एक जवाब को उठाता क्या कैबिनेट में जब एक बिल पास होते हैं निजीकरण का, उसमें हमारे लोग नहीं होते, हमारे लोग जो होते हैं साइन करते हैं, तो हमारी वोट के फरमान पर हमारे नेता साइन करते हैं। कमाल है हाथों को बाबा साहब की क्रांति को नष्ट करने में तो हम लगे हुए, जिन्हें हमने अपना सब कुछ देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, पार्लियामेंट में भेजा था, विधानसभा में भेजा था और वहां जाके घूमे कुछ बोलना नहीं। देखिए समाधान केवल 2 तरीकों से संभव है। हमारी मांगे कैसे मानी जाएंगी? केवल 2 तरीके, कितना कोई तरीका नहीं बचाते हो। पहला तो हम सत्ता प्राप्त करें और सत्ता प्राप्त करने वालों को यह पता हो कि उन्हें करना क्या है। ये तो बैठे हैं 250 लोग हमारे पार्लियामेंट में SC, OBC, इन्हें तो पता ही नहीं करना क्या है और पता भी है तो इन्हें तो अपना मोटा पेट करना, सवाल नहीं करना, अपना करना है। तो ये भूल गई कि कोई नेता तुम्हारे लिए कुछ करने वाला है, जवाब तो करवा देगा, आपके नाले गुरंज बनवा देगा, ये छोटे मोटे काम तो करता है, तो कोई भी कर देगा, तो दूसरा आदमी भी कर देगा। आप किसी सपा के पास वाले आप जाओगे या बीजेपी वाले के पास जाओगे तो ये काम करवा देगा, ये कोई बड़े काम नहीं है। अधिकार पार्लियामेंट में ही दिए जाते हैं, पार्लियामेंट में छीने जाते हैं। तो आजकल छीने जाने का काम चल रहा है। जो आप लोगों को हमने बाबा साहब ने दिया था समाज के लिए, उसको रिवर्स गेयर लग गया है, गाड़ी मंडी चल रही है। और यकीन मानिए अगर आप नहीं चाहते, समाज नहीं चाहता, तो एक तरीका तो मैंने बताया सत्ता है। सत्ता तो बदलेगी नहीं, क्यों जाओ सत्ता हमारी वोट मिलेगी नहीं और इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो सत्ता हमारे पास ही है, हमारे टाइम से बैठे हैं सत्ता में, लेकिन नहीं करेंगे। ये भूल जाइए कि समाज भी हमारा काम करेंगे, समाज के हित का काम करेंगे। बाबा साहब की क्रांति
नष्ट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम चुप बैठ गए। तो दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आंदोलन, बलिदान। हमें बलिदान देना पड़ेगा। 2 अप्रैल को क्या पता पड़ा? 2018 में 13 बच्चों की कुर्बानी हुई थी। 13 बच्चे मौत के घाट उतारे गए थे हमारे, लेकिन 13 ने जान तो दे दी, लेकिन पूरे समाज को बचा लिया। तो हम नहीं कहते कि ऐसा आंदोलन करो जहां मारपीट हो, झगड़ा हो, गोली चले, ऐसे आंदोलन नहीं। अरे शांतिपूर्ण आंदोलन करो। सारी दुनिया का इतिहास खड़ा हुआ है कि जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वो आंदोलनों से हुए हैं। बाबा साहब के आंदोलनों के बारे में बहुत सारी बातें हमारे बड़े नाम देना ने बताई, विजय ने बताई, और लोग हमें बताए, उन्होंने रिपीट नहीं करता। सारी दुनिया में जितने भी चेंजेस आए हैं वो आंदोलनों से। हमारे यहाँ क्या है, जो हमारी विरोधी गुट हैं, विरोधी पार्टियां हैं, जो ये हमारे अधिकारों को छीनने में लगे हुए हैं, वहां क्या है, हम उसे सीखते ही नहीं है। वहां राज्य की छोटी चीज है, संगठन बड़ी चीज है। और हमारे यहाँ 50 पार्टियां होंगी, गिनती नहीं होंगी। 1.5 दर्जन तो शायद यूपी के अंदर है। हमारी अपनी पार्टी ऐसे की पार्टी, ये एक नहीं हो सकते। और सारी इंडिया में जाओगे तो 200-250 पार्टी अपनी हुई है पैसा। तो कितना आश्चर्य है कि जब हम खुले नहीं हो सकते तो हम सब हमारी वोट को बिगड़ेंगे भाई। कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा, हमारी बिगड़ेगी। उनकी 40% पक्की, तो 70 को नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ देंगे 70 को। तो मैं आंदोलन की बात कर रहा हूं। वहां संगठन बड़े हैं, हमारे यहाँ संगठन गुलाम है, राजनीति के गुलाम है संगठन। बहुत सारी बाम से गिनती नहीं है, मेरे ख्याल से तो 10 की बाम से है, और सबको नेता आगे होते। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम ले देता, सारे नेता अपने अपने नाम से बना के बैठ गए और उन्हें खा गए। तो हमें अपने विरोधियों से सीख लेनी चाहिए कि हम भी इसी तरीके से खड़े हो जिस तरीके से दुश्मन लड़ता है। दुश्मन के पास तो तोप है, तुम्हारे पास अंदर ले लेके कह देते हो, तो कम से कम उनके घर से ही कर लो। उनके यहाँ क्या क्या होता है ये बच्चों को बताने वाली बातें हैं नहीं। तुम्हारे घर में अगर बिच्छू निकल आए, सांप निकल आए, तो गंदा नहीं है, घर में गंदा कौन निकलेगा? और वहां ये तो घर में जो है बिच्छू सांप मारने के लिए फिर बंदे को रखा करो। बस समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आने वाले समय में ज्यादा निकलेंगे सांप और बिच्छू, बरसात ज्यादा होने वाली है, तो इसलिए घर का थोड़ा सा और डंडा क्या कुछ और पे रख लो, बल्लभ समझ के रख लिया करो। मैं खुला नहीं कर रहा हूं। तो अपनी सेफ्टी के लिए संविधान भी हमें परमिशन देता है कि अगर हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई बल्लम देके आक्रमण कर रहा है, तो ऐसा कुछ करोगे वो हम चीज का रुचि के पेट में घुसे। ये संविधान हमें ये आज्ञा देता है। और एक लव्य का मुद्दा मान लिया और एक लव्य ने बड़ा नाम से दे दिया काम है। यकीन मानो साथी, अगर मैं होता तो मैं अंगूठा नहीं देता, तीर उठाता, द्रोणाचार्य अर्जुन के शीश काट देता साथी। तो आएंगा अगर कोई द्रोणाचार्य अंगूठा काटने की बात करे तो उसकी गर्दन उठा देंगे। हटो जो है जितने गुंडागर्दी के काम करें, जितने बदतमीजी के काम करें, वो धर्मराज जो अपनी पत्नी को हारा
और धर्मराज युधिष्ठिर कमाल है, देश को हो क्या रहा। और जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो करण उसके कवच कुंडल छीने जा रहे हैं। तो साथियों बहुत थोड़ी छोटी बात में करता तो ये जमात है। देखिए बाबा साहब का मैं एक बात और बताऊंगा। बाबा साहब को अगर एक शब्द में निचोड़ा जाए बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब होने का मतलब है कि करोड़ों लोगों के सामने अकेले सीना तान कर खड़े होना बाबा साहब। और हम लोग इतने करोड़ों संख्या में होते हुए हम जो है पीठ दिखाकर भागते हैं, ये गलत बात है। तो बेटा निवासियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारी परीक्षा आप ले सकते हैं किस तरीके से। हम हर परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हम तैयार करें तो आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं है ये बताओ। ये तो सभी का हाथ खड़े कर दिए। अब एक सवाल को उसमें कम हाथ खड़े होंगे और होने भी चाहिए क्योंकि बुजुर्ग उसमें अब बुजुर्गों के उसके काम नहीं है। मैं भी बुजुर्गों नहीं हूँ, 16 साल का उम्र है मेरी भी कि ये जिम्मेदारी उठाने के लिए यानी कि ये संगठन राष्ट्रीय मौलिकता महासंघ की शाखा यहाँ गांव में हम इसको बनाने के लिए आए हैं, इसका गठन करने के लिए आए हैं। मेन काम ये है तो उसमें हमें कम से कम 10 लोग को चाहिए। हर गांव से 10 लोग होते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें अगर कोई अत्याचार होता है आसपास में हमें कहीं के क्षेत्र में तो वो सब लोग हर गांव से 10 लोग को पहुंचेंगे तो हजारों लोग हो जाएंगे। तो एक मजबूत संगठन हमारा बनाएगा, मजबूत एक कड़ी बन जाएगी। तो तैयार है तो साथी इसमें काम करने के लिए यहाँ आ जाओ, जिन्होंने हाथ खड़े किए जाए यहाँ आ जाओ। हाँ वो अभी करेंगे तो फिर भी छोड़ जाएंगे। तो बाद में अपने सवाल बाद में करूंगा, अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी इसके बाद 5-7 मिनट लगे जाने लगे। इसके बाद बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो जितनों ने हाथ खड़े किए हैं वो जरा हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।